Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we'll have to discuss first chapter of biology, that is called as gases exchange. It is the first chapter of your 10th biology course. In this chapter, we will go through the major concept regarding gases exchange in plants, how gases exchange taking place in animals, and what are the respiratory disorders in humans. Uh, uh, these are the topics which uh, uh, we will have to discuss in details in this chapter. As a biological organism, I have the fundamental characteristics like excretion, digestion, sensitivity, metabolic reaction. Similarly, gas exchange is one of the fundamental characteristics of all the biological organisms. All the biological organisms, they are present in the environment, and they are consistently interact with their environment. So the biological organism, they take in oxygen and giving out of carbon dioxide if they are aerobic organism, or if they are anaerobic organism, still they are interact with their environment. So the useful gases they will have to take in for their body and utilize, and the waste gases that are produced during metabolic reaction, they are exhale out or they are discharged. So gas exchange is the broad term for every biological organism, whether they are plants, whether they are animals, or whether they are biological microbes. They will have to go through the process of gas exchange. Breathing is a specific term that is used for animals, in which the animals they take their air in their bodies to get oxygen from it, and giving out air for getting rid of carbon dioxide. इट मीन्स दैट इज जो एनिमल्स हमारे पास होते हैं, उनके अंदर एक रिस्पायरेटरी सिस्टम है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स हैं. अगर हम एनिमल्स की बात करें, वर्टिब्रेट की, ह्यूमन की बात करें, या एलिफेंट्स की बात करें, या हम डॉग्स टाइगर्स की बात करें, तो उनके अंदर ऑर्गन, रिस्पायरेटरी ऑर्गन, लंग्स मौजूद हैं. और वो जो एयर लेकर जाते हैं थ्रू मस्कुलर एक्टिविटी लंग्स के अंदर, उससे वो ऑक्सीजन आइसोलेट करते हैं, और वो ऑक्सीजन फिर जो है लंग्स के अंदर जो एल्वुलाई होती हैं, और उस एल्वुलाई के अंदर वो ऑक्सीजन आती है डिफ्यूजन मैकेनिज्म के जरिए, और वो ऑक्सीजन फिर एल्वुलाई के ऊपर जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उसके अंदर एब्जॉर्ब होती है, और इस तरीके से वो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के सेल्स तक पहुंचती है. इसी तरह अगर हम एनिमल्स गिल्स की बात करें, फिश वगैरह, तो उनमें गिल्स ब्रीथिंग ऑर्गन है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन. So breathing is a specific term in which the animals they will have to take air from which the oxygen is isolated for its biochemical activities, and the carbon dioxide produced during metabolic activities they will have to be exhaled out from the body. अच्छा, गैस एक्सचेंज और ब्रीथिंग जो है, ये दोनों टर्म जो है, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेलुलर रिस्पायरेशन. यानी इन दोनों स्टेप्स का बेसिक मकसद ये है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स हैं उस तक वो ऑक्सीजन पहुंचे. अब रिस्पायरेशन जो है, इट डज नॉट मीन ब्रीथिंग, इट डज नॉट मीन गैसिंग. रिस्पायरेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड. अगर ये ब्रेक डाउन ऑफ द फूड सेल लेवल पे हो रही है तो इसको सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं. अगर ये ब्रेक डाउन ऑफ द फूड जो है ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे हो रही है, ऑर्गेनिज्म लेवल पे हो रही है, तो इसे ऑर्गेनिज्मिक रिस्पायरेशन. जैसे बैक्टीरिया हमारे पास एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है और एक यूनिसेलुलर जो है सेल भी है. तो उनके अंदर अगर ये रिस्पायरेशन हो रही है तो ये सेलुलर रिस्पायरेशन भी है, और ये एक बायोलॉजिकल रिस्पायरेशन भी है, या ऑर्गेनिज्मिक रिस्पायरेशन भी है. जो ऑक्सीजन आप सेल्स तक पहुंचती है वो सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और वो जो ऑक्सीजन है वो सेल्स के अंदर मौजूद जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, उनको ब्रेक डाउन करती है. जैसे हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, एंड लिपिड्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लाइकोल. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और सेल्स के अंदर ये ज़्यादातर आपके पास बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में, अमीनो एसिड के फॉर्म में, और फैटी एसिड और ग्लाइकोल के फॉर्म में होते हैं. इन फूड के अंदर मौजूद जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जब वो ब्रेक डाउन होते हैं थ्रू एंजाइमेटिक एक्टिविटी, तो और थ्रू द प्रोसेस और थ्रू द अवेलेबिलिटी ऑफ गैसेस, तो उसके नतीजे में जो एनर्जी रिलीज होती है वो एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन में इस्तेमाल हो जाती है. बॉन्ड फॉर्मेशन में जब इस्तेमाल होती है तो वो आपके पास एटीपी एनर्जी करेंसी बन जाती है, और उस एटीपी को यूटिलाइज करते हैं फॉर ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द बायोलॉजिकल. यानी वो तमाम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटीज परफॉर्म होती है, एक ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटीज परफॉर्म होती है, उसमें वो यूटिलाइज हो जाती है.
तो सेल लेवल पे जो रेस्पिरेशन होते हैं उसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, वो जो सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सो cellular respiration, gas exchange is the initial step towards cellular respiration in which the carbon-hydrogen bond in the food are broken down by oxidation reduction reaction and the energy is transformed into ATP. अब जब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो ये बायोकेमिकल एक्टिविटी सेल्स के अंदर परफॉर्म होती हैं, तो उसमें जब ऑक्सीजन की एडिशन होती है या ऑक्सीजन की रिमूवल होती है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होती है या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं। और ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन चूंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं और केमिकल कंपाउंड्स की ब्रेक डाउन हो रही है, तो रेस्पिरेशन में जब ये ब्रेक डाउन होती है तो आपके पास बाई प्रोडक्ट बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी बनती है, और इस एटीपी को तमाम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म अपनी एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हमने जिस 9 में पढ़ा था कि रेस्पिरेशन आर ऑफ 2 टाइप्स, रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स हैं, एक एरोबिक रेस्पिरेशन है और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन है। एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड होती है और ये उन ऑर्गेनिज्म में होती है, उन सेल्स में होती है, उन ऑर्गेनिज्म में होती है जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो एरोब्स होते हैं। सो उनमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और जो इसके बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी होते हैं। तो इसमें जो पहला स्टेप होता है, अगर हम एरोबिक ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो जो नीचे फ्लो चार्ट बने हुए हैं उसमें ये कि ग्लूकोज की ब्रेक डाउन का पहला स्टेप साइटोप्लाज्म में होता है, जिसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन। द ब्रेक डाउन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। चाहे एरोबिक ऑर्गेनिज्म हो जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, चाहे एनारोबिक ऑर्गेनिज्म हो जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, दोनों में ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप जो है वो कॉमन है। ठीक है। अब जो ग्लाइकोलाइसिस का एरोबिक ऑर्गेनिज्म में जो बाई प्रोडक्ट होता है, यानी ग्लूकोज की ब्रेक डाउन का, वो हमारे पास बनता है 3 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट बनता है, जिसको पायरुविक एसिड भी कहते हैं। ये पायरुवेट फिर जो है माइटोकॉन्ड्रिया में इन होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल चलता है, और उस क्रेब्स साइकिल में आप लोगों ने 9th में पढ़ा था कि इनमें हमारे पास जब पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम 2 में या एसिटाइल कोएंजाइम 2A में, तो वो एसिटाइल कोएंजाइम 2A जो है क्रेब्स साइकिल के अंदर बायोकेमिकल पाथवेज के जरिए प्रोड्यूस करता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है, NADH प्रोड्यूस करता है, जिसको निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन कहते हैं, और FADH2 फ्लेवन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन FADH2 बनती है। ये वो एनर्जी करेंसी अलॉन्ग विद ATP एनर्जी करेंसी भी बनती है। जो NADH और FADH2 क्रेब्स साइकिल्स के अंदर बनती है, तो फिर उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टाई, इस पे जो रेस्पिरेटरी एंजाइम है उसकी मदद से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है, और इस तरह उन तमाम NADH और FADH को जो कि क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर बनती है उसको ATP में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो हमारे पास एरोबिक ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो एक ग्लूकोज की ब्रेक डाउन से आपके पास 36 एटीपीज बनती हैं, और उन एटीपीज को बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म अपनी जो डेली एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं उनमें वो यूटिलाइज करता है। अब हम दूसरी तरफ आते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी कहते हैं। ये एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है जिनमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में एंजाइम्स की मदद से फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है, और उसमें पहला स्टेप कॉमन है कि ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू पायरुवेट बनेगा, और फिर वो चूंकि पायरुवेट जो है फिर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से जो एंजाइम्स होते हैं, वो इन एंजाइम्स की मदद से इस पायरुवेट को, अगर वो बैक्टीरिया है तो वो उसको पायरुवेट को लैक्टिक एसिड में तब्दील कर लेते हैं, लैक्टिक एसिड बना जो है उसमें कन्वर्ट कर लेता है, और प्लस 2 ATP प्रोड्यूस करता है। और अगर हमारे पास वो कोई फंजाई या बैक्टीरिया है तो वो जो पायरुवेट है वो अपने सेल्स के अंदर इसको फर्स्ट स्टेप में ग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है, 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनता है, और फिर नेक्स्ट स्टेप में वो कन्वर्ट होता है एंजाइम्स की मदद से, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद से एथेनॉल में, जिसको अल्कोहल भी कहते हैं, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP बनते हैं। तो ये एनारोबिक प्रोसेस है जिसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं, और ये आप 9th में पढ़ चुके हैं। तो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन से एरोबिक ऑर्गेनिज्म में 36 एटीपीज प्रोड्यूस होती है, यानी मोर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन में एनारोब्स के अंदर
ग्लूकोज, एक सिंगल ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से आपके पास जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनमें अल्कोहल है, इथेनॉल है, लैक्टिक एसिड है और 2 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लेंटिसल्स जो अभी हमने बात की कि टाइनी जो है पोर्स होते हैं वुडी बार्क ऑफ द स्टेम एंड वुडी बार्क ऑफ द रूट्स में होती हैं। तो हियर इज द लुक ऑफ डायग्राम। इसकी जो मॉर्फोलॉजिकल व्यू है टिश्यू लेवल पे वो भी लेंटिसल्स आपके पास अवेलेबल है और जो ये डायग्राम है ये आपके पास अवेलेबल है और इसके जरिए से यानी आपको ये नज़र आ रहा है और उसमें वो जो वुडी स्टेम्स होते हैं, वुडी रूट्स होते हैं, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं और ये डेड एपिडर्मिस पे होती है। अब हम बात करते हैं गैस एक्सचेंज के टॉपिक में हम ब्रीथिंग की बात करते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा है कि ब्रीथिंग इट्स अ स्पेसिफाइड टर्म फॉर एनिमल्स। तो ये एक मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस का मतलब है ये मस्कुलर एक्टिविटी है। यानी अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं या वर्टेब्रेट एनिमल्स की बात करें तो उनमें जो लंग्स प्रेजेंट होते हैं वो रिब्स के अंदर होते हैं। ये रिब्स केज के अंदर, रिब केज जिसे हम कहते हैं, पसलियां कहते हैं, और पसलियों के साथ जो है मसल अटैच होते हैं जिसको इंटरकॉस्टल मसल कहते हैं। वो जब इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो अपना जो ऑक्सीजन होती है या जो एयर होती है वो इन आती है, जिनको इनहेलेशन कहते हैं, इंस्पायरेशन कहते हैं, और वो ऑक्सीजन इस प्रोसेस के तहत लंग्स में आती है और लंग्स से फिर वो ब्लड के जरिए बॉडी में पहुंचती है। तो ये एक मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस, मस्कुलर एक्टिविटी है। इस प्रोसेस की वजह से जो आपकी ऑक्सीजन होती है, यानी ह्यूमन के अंदर अगर हम बात करें, एनिमल्स के अंदर बात करें, तो वो आपके सेल्स तक मस्कुलर एक्टिविटी तक पहुंचती है और सेल के अंदर जब वो एब्जॉर्ब हो जाती है डिफ्यूजन मैकेनिज्म के जरिए, तो वहां पर अवेलेबल जब फूड को ब्रेक डाउन करती है, यानी आपके ग्लूकोज, अमाइनो एसिड या फैटी एसिड, ग्लाइसरोल को थ्रू मेटाबॉलिक केमिकल पाथवेज के जरिए, तो उससे एटीपी प्रोड्यूस होती है। तो यूं ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस हुआ। तो रिस्पायरेशन में एक बहुत मैकेनिकल भी है और बायोकेमिकल भी है। मैकेनिकल इस वजह से मस्कुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू ऑक्सीजन का एयर से, एनवायरनमेंट से बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के अंदर आना और लंग्स तक पहुंचना और लंग्स से ब्लड में शामिल होकर सेल्स तक पहुंचना, और फिर सेल्स के अंदर जो कि लिविंग है उनके अंदर बायोकेमिकल कंपाउंड्स यानी फूड को ब्रेक डाउन करके उससे प्रोडक्ट बनाना, और जिसमें एटीपी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो बनाना, और कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट है। तो वो एक बायोकेमिकल एक्टिविटी होगी। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाती है वो फिर उसी तरीके से वो सेल से लंग्स में चली जाती है थ्रू ब्लड, और फिर लंग्स से रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए जिस्म से बाहर एक्सहेल कर दी जाती है, जिसको एक्सहेलेशन कहते हैं, या गिविंग आउट ऑफ वेस्ट एयर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यू रेस्पिरेशन बहुत मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है। प्लांट के अंदर जो गैस एक्सचेंज है, तो प्लांट्स के अंदर चूंकि प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता, तो मैकेनिज्म तो मौजूद है लेकिन प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद नहीं है, तो उनमें गैस एक्सचेंज स्टोमेटा के जरिए से होती है। मोस्ट ऑब्वियसली दे आर प्रेजेंट इन लीव्स, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट्स हैं। फिर जीरोफाइट्स प्लांट्स में स्टोमेटा की क्वांटिटी कुछ और होती है। फिर आपके पास हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स हैं, फिर आपके पास मेसोफाइट प्लांट्स हैं। बट स्टोमेटा मोस्टली आर प्रेजेंट ऑन लीव्स एंड इन नॉन वुडी स्टेम्स के अंदर भी मौजूद होती है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए काम आती हैं। इस तरह जो हमारे पास क्यूटिकल है ये ऑयली बैक्सीलियर होती है, मोस्टली अपर एपिडर्मिस पे होती है, लेकिन जो डेजर्ट्स वाले प्लांट्स होते हैं उनमें लोअर एपिडर्मिस पे भी होती है, लेकिन ज़्यादातर अपर एपिडर्मिस पे होती है, ऑयली लेयर होती है, और इस एक्सचेंज ऑफ गैसेस बहुत कम होती हैं। और जबकि ये यंग स्टेम, नॉन वुडी स्टेम्स के ऊपर भी मौजूद होती है एपिडर्मिस के बाहर आउटर कवरिंग, तो इसके जरिए बेसिक गैसेस एक्सचेंज होती है। लेंटिसल्स जो है ये बार्क ऑफ वुडी स्टेम और बार्क ऑफ वुडी रूट्स के अंदर फॉर गैस एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल होती है। ये टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जो बार्क होती है डेड एपिडर्मिस से बनती है, और उनके अंदर जब ये टाइनी पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, तो जो वुडी रूट्स होते हैं और वुडी स्टेम्स होते हैं जो इन्वायरमेंट यानी एयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। तो ये वो टाइनी पोर्स हैं जिससे वुडी स्टेम्स और वुडी रूट्स वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं और अपने बायोकेमिकल एक्टिविटी को इनसाइड पर परफॉर्म करते हैं। प्लांट्स के अंदर जो डे टाइम के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, तो ज़्यादातर हम कहते हैं कि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी विल कैरीड आउट एवरीवेयर वेयर द क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। लेकिन चूंकि प्लांट्स के अंदर लीफ ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, इसलिए लीफ के अंदर ये जो एक्टिविटी होती है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है, वो अबंडेंट होती है, और लीफ जो है वो ज़्यादा नंबर्स में भी होते हैं। अच्छा, अगर हम डायग्रामेटिक स्केच आ जाएँ, तो जो लीफ है उसकी जो दो किस्म के लीव्स होते हैं। एक हमारे पास बाइफेशियल लीव्स होते हैं, ऐसे लीव जिसके ऊपर जो ग्रीन वाला हिस्सा होता है, यानी जो ग्रीन वाला
पोर्शन होता है उसको अपर एपिडर्मिस कहते हैं, और जो नीचे वाला लाइट ग्रीन वाला हिस्सा होता है उसे लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। ये बाइफेशियल लीव्स होती हैं, इसके दो रुख होते हैं, दो चेहरे होते हैं, डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन। तो जो डार्क ग्रीन वाला होता है उसे अपर एपिडर्मिस लेयर कहते हैं, और जो लाइट ग्रीन होता है उसे लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। ऐसे पत्ते भी होते हैं जिनके दोनों सरफेसेस सेम होती हैं, यानी आइसोबाइलेटरली, यानी अपर और लोअर जो है वो सेम कलर के होते हैं, क्लोरोफिल की जो कंसंट्रेशन है वो सेम होती है। अच्छा, इनमें आप देखें कि आपको जो डायग्राम नजर आए तो उसमें क्यूटिकल ऑयली लेयर है, और इससे के जरिए से भी गैसेस एक्सचेंज होती है, लेकिन बहुत कम होती है। बेसिकली ये क्यूटिकल अवेलेबल होती है टू प्रिवेंट एवोपो ट्रांसपायरेशन के पास होती है, ताकि प्लांट्स के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम ना हो। अपर एपिडर्मिस के नीचे आप देखें कि आपको जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पैलिसेड मेसोफिल्स नजर आते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती हैं, और हर मेसोफिल्स के अंदर 20 to 100 क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और हर क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेन और स्ट्रोमा होते हैं जहाँ फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है। लोअर एपिडर्मिस पे अगर आप गौर करें तो उसमें आपको जो है गार्ड सेल नजर आएंगे, जो कि फोटोसिंथेटिक इन नेचर होते हैं, और उनके दरमियान जो स्पेस होती है उसको हम पोर कहते हैं या स्टोमा कहते हैं। इसी से निकला है स्टोमेटा। तो जो प्लांट्स गैस एक्सचेंज डे और नाइट करते हैं वो इसी स्टोमेटा के जरिए से करते हैं, और इसी तरह जो लीफ के अंदर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है, एवोपो ट्रांसपायरेशन का, वो उन्हीं स्टोमेटा के जरिए से ही होता है। लोअर एपिडर्मिस पे स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स होते हैं, ये भी मेसोफिल सेल्स हैं, ये भी क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स हैं, लेकिन इसके ये है कि इसके अंदर कंपैक्शन नहीं होती, इसके अंदर लूजनेस होती है, और इंटरसेलुलर स्पेसेस ज़्यादा होते हैं। बोथ गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि प्लांट्स के अंदर अगर हम इस रिएक्शन पर गौर करें तो डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं सनलाइट की मौजूदगी में, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट की मौजूदगी में इसको कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीजन और ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। ये डे टाइम में प्रोसेस है। जो ऑक्सीजन डे टाइम में प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस के अमल में, सबसे पहले वो उसी मेसोफिल सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज बना हुआ है उसी को ब्रेक डाउन करती है। तो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन ऑक्सीजन की मौजूदगी में रेस्पिरेशन कहलाता है, और फिर इसके बाई प्रोडक्ट बनते हैं, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन की एक्टिविटी में डे टाइम में बन गया है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड उसी वक्त जो फोटोसिंथेसिस उस लीफ के अंदर हो रहा है, मेसोफिल्स में हो रहा है, वहां पर अगेन यूटिलाइज हो जाएगा फोटोसिंथेसिस के लिए, और अगेन फिर ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनाए। यूं रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस डे टाइम में प्लांट के अंदर जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है और रिवर्स प्रोसेस है। लेकिन चूंकि डे टाइम में प्लांट्स के अंदर जो बनने वाली ऑक्सीजन है फोटोसिंथेसिस के अमल में वो प्लांट के रेस्पिरेटरी एक्टिविटी से ज़्यादा होती है, तो जो ऑक्सीजन बच जाती है फूड की ब्रेक डाउन से, वो जो लीव्स होते हैं वो स्टोमेटा के जरिए बाहर एनवायरनमेंट के अंदर जो है उसको डिस्चार्ज कर लेते हैं, और एनवायरनमेंट के अंदर उसको अवेलेबल कर देते हैं फॉर एरोबिक ऑर्गेनिज्म। अगर हम नाइट टाइम की बात करें तो नाइट टाइम में चूंकि सनलाइट अवेलेबल नहीं होती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टॉप होता है, तो नाइट टाइम में प्लांट्स जो हैं वो एयर से ऑक्सीजन लेते हैं और अपनी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं। एयर से ऑक्सीजन ले लिए और वो सेल्स के अंदर अवेलेबल फूड को ब्रेक डाउन करेंगे ताकि वो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, और एनर्जी जो है वो अपनी एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करेंगे। नाइट टाइम में प्लांट के सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड, पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट लीफ के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो नाइट टाइम में स्टोमेटा के जरिए बाहर डिस्चार्ज होगी। इन नाइट टाइम में प्लांट्स जो हैं ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड डिस्चार्ज करेंगे, जबकि डे टाइम में मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर से एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और उसको फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में यूटिलाइज कर लिया जाता है, और जो ऑक्सीजन सरप्लस हो जाती है वो प्लांट एनवायरनमेंट को दे देती है। जो हमारे पास लैंड प्लांट्स होते हैं, रूट्स के जरिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होती है, तो जो यंग रूट्स होते हैं जो नॉन वुडी होते हैं, जाहिर बात है वो अब सॉइल के अंदर स्प्रेड होते हैं और सॉइल उसको सराउंड करती है, तो सॉइल के अंदर पोर्स होती है, पोरोसिटी होती है, और वहाँ पर जो अवेलेबल एयर होती है उस एयर को जो है वो थ्रू जो रूट की सर्फेसेज होती है, जो वेट सर्फेस होती है, उसके जरिए से अब्जॉर्ब कर लेते हैं। यूँ जो हमारे पास लैंड प्लांट रूट्स है, जो यंग रूट्स हैं, जो नॉन वुडी है, वो सॉइल के अंदर अवेलेबल जो एयर है उसको सरफेस के जरिए से वो एक्सचेंज करते रहते हैं और अपनी एक्टिविटी के लिए उसको अवेलेबल बनाते हैं। इसी तरह जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, तो वाटर के अंदर अवेलेबल जो ऑक्सीजन है, वो डिजॉल्व ऑक्सीजन वो प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड वो जो वाटर है उसको वो दे देते हैं। तो जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन जो है वो डिजॉल्व वाटर, जो ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिजॉल्व होती है उससे लेते हैं, और जो लैंड प्लांट्स होते हैं वो सॉइल के अंदर पोर्स के अंदर जो एयर अवेलेबल होती है उससे वो ऑक्सीजन विड्रॉ कर लेते हैं, ले लेते हैं।
अच्छा, फेडरल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में मोस्टली आती हैं, जो जो टॉपिक हमने अभी तक फर्स्ट वीक का लेक्चर पढ़े उसमें है कि ड्रा एंड लेबल मैकेनिज्म ऑफ गैस एक्सचेंज इन प्लांट लीफ। चूँकि ये आपके बुक के पेज नंबर 3 पे डायग्राम अवेलेबल है, तो उसको ड्रा करना, उसको प्रॉपर लेबल करना, ये आपके उसमें शामिल है। ठीक है, तो इसको आप प्रॉपर जो है वो लर्न कर लें। दूसरा जो है शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में मोस्टली आता है कि डिफाइन लेंटिस एंड राइट इट्स फंक्शन। और जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन अभी बनता है, जो जितना हमने पढ़ा उसमें है कि डिफाइन सेलुलर रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को पढ़ेंगे।